हे, डिड यू नो कि पिछले एक साल में इंडियन आईपीओज ने एवरेज 35% रिटर्न्स जनरेट किए हैं। ये रिटर्न ब्रॉडर मार्केट इंडाइसेस से भी ज्यादा है। इसका बड़ा रीजन है स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टर सेंटिमेंट और फेवरेबल मार्केट कंडीशंस। खासकर टेक्नोलॉजी और हेल्थ केयर सेक्टर्स ने जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई है, जो टोटल आईपीओ लिस्टिंग्स का 40% हिस्सा रहे हैं। हर हफ्ते हम लेकर के आते हैं आपके लिए रिसेंटली लॉन्च हुए और आने वाले एसएमई आईपीओज के से रिलेटेड एक डीप एनालिसिस। अब आप समझ ही गए होंगे कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस यानी कि एसएमईज के लिए एक्सेस टू कैपिटल बहुत जरूरी होता है, ताकि वो अपने एक्सपेंशन प्लान्स को फंड कर सकें, नया मार्केट एक्सप्लोर कर पाएं और टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करें। आईपीओ के जरिए पब्लिक होने से एसएमईज को सिर्फ फंडिंग नहीं मिलती, बल्कि ब्रांडिंग और विजिबिलिटी भी बूस्ट होती है। जब कोई एसएमई स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है तो उसकी क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, जो नए कस्टमर्स, पार्टनर्स, इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने में मदद करती है। सिर्फ एसएमईज ही नहीं, रिटेल और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के लिए भी ये एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पिछले हफ्ते ओपन हुए आईपीओज ने कैसा परफॉर्म किया है उसकी। ओवरव्यू ऑफ एसएमई आईपीओस क्लोज्ड इन द पास्ट वीक। तो सबसे पहले हम बात करेंगे चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स की। ये कंपनी इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस और सोलर पावर पार्क्स के ऑपरेशन, मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमिश्निंग में एक्सपर्ट है। रिन्यूएबल एनर्जी के सेक्टर में भी चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स ने अपनी पहचान बनाई है। गुजरात के बानासकंठ डिस्ट्रिक्ट में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर पार्क सेटअप करने के साथ साथ उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ 25 ईयर्स का पावर परचेज एग्रीमेंट पीपीए भी साइन कर चुकी है। अब बात करते हैं आईपीओ की, तो चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड का 14.8 करोड़ रुपीस ये 100% फ्रेश इशू आईपीओ तेजी से भर गया। जी हाँ, 4 फरवरी को जैसे ही आईपीओ ओपन हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स ने तेज तलवार की तरह सब्सक्राइब कर लिया और सिर्फ कुछ घंटों में ही पूरा इशू फुल सब्सक्राइब हो गया। और यही नहीं, आईपीओ के पहले दिन ही 16x से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला। 19.32 लाख शेयर्स के मुकाबले 3.06 करोड़ शेयर्स के लिए बिड्स आई, यानी 15.86 टाइम्स सब्सक्रिप्शन। वेल, नेक्स्ट कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है केन एंटरप्राइजेस लिमिटेड। सो ये कंपनी फैब्रिक मैन्युफैक्चरिंग के बिजनेस में एक्सपर्ट है और एपरल, इंडस्ट्रियल, टेक्निकल और होम फर्निशिंग्स के लिए हाई क्वालिटी फैब्रिक्स बनाती है। अब केन एंटरप्राइजेस स्टॉक मार्केट में अपनी जगह बनाने आ गई है। फरवरी 5, 2025 वेडनेसडे को लॉन्च हुआ ये आईपीओ, जिसका टारगेट है 83.65 करोड़ रुपीस रेज करना। आईपीओ का ब्रेकडाउन देखें तो इसमें 58.27 करोड़ वर्थ का फ्रेश इशू और लगभग 25.38 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। फरवरी 7, 2025 को इसकी बिडिंग की विंडो क्लोज हो चुकी है। अगर आपने केन एंटरप्राइजेस आईपीओ में अप्लाई किया था तो मंडे 10 फरवरी का दिन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही दिन होगा अलॉटमेंट का। और लिस्टिंग का दिन 12 फरवरी वेडनेसडे। इस दिन केन एंटरप्राइजेस के शेयर्स एनएससी एसएमई पर अपनी पहली ट्रेडिंग शुरू करेंगे। आईपीओ को आखिरी दिन 4.1 टाइम्स से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल सेगमेंट 6.49 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ। वेल, अगली कंपनी जिसकी हम बात करेंगे वो है एमविल हेल्थ केयर लिमिटेड। सो एमविल हेल्थ केयर एक डर्मा कॉस्मेटिक डेवलपमेंट कंपनी है जो डर्मेटोलॉजिकल, कॉस्मेस्यूटिकल और एस्थेटिक प्रोडक्ट्स बनाने में एक्सपर्ट है। ये कंपनी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और थर्ड पार्टी प्रोडक्ट डेवलपमेंट एजेंसीज के साथ मिलकर के काम करती है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग, पैकेजिंग और डिस्ट्रीब्यूशन जैसे की फंक्शंस मैनेज करती है। एमविल हेल्थ केयर का आईपीओ एक बुक बिल्ट इशू है जिसका साइज 59.98 करोड़ है। ये आईपीओ एक कॉम्बिनेशन है 48.88 करोड़ का फ्रेश इशू, 11.1 करोड़ का ऑफर फॉर सेल। प्राइस बैंड सेट किया है 105 से 111 पर शेयर। एमविल हेल्थ केयर आईपीओ की बिडिंग 5 फरवरी 2025 को शुरू हुई, 7 फरवरी 2025 को क्लोज हो गई। अलॉटमेंट का प्रोसेस 10 फरवरी 2025 को फाइनलाइज होगा। एमविल हेल्थ केयर का आईपीओ बीएसई एसएमई पर 12 फरवरी 2025 को लिस्ट होने के लिए सेट है। आईपीओ को आखिरी दिन 3.02 टाइम्स से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन मिला, जिसमें रिटेल सेगमेंट 3.51 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो ये थे पिछले हफ्ते के आईपीओ जो क्लोज हो चुके हैं। आइए अब देखते हैं कि इन्हें कैसा रिस्पांस मिला है इन टर्म्स ऑफ सब्सक्रिप्शन एंड लिस्टिंग गेन्स। तो ये था रिकैप। अब अगर बात करें लास्ट वीक डेब्यू हुए किसने स्टैंड आउट किया है किस आईपीओ में, तो वो है चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स की। चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स एक स्पेशलाइज्ड सर्विस प्रोवाइडर है जो 66 किलोवाट तक के सबस्टेशंस के ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, टेस्टिंग और कमिश्निंग सर्विसेज देती है। साथ ही 220 केवी तक के सबस्टेशंस के टेस्टिंग और कमिश्निंग
प्रोजेक्ट्स भी हैंडल करती है। ये सिर्फ इलेक्ट्रिकल सबस्टेशंस तक सीमित नहीं है, बल्कि गुजरात में 1.5 मेगावाट का सोलर पावर जनरेशन पार्क भी ऑपरेट करती है, जिसके लिए 25 इयर्स पावर परचेज एग्रीमेंट यानी पीपीए उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड के साथ साइन किया गया है। अगर कंपनी के बिजनेस को देखें तो O&M सेगमेंट में गुजरात के 77 सबस्टेशंस का मैनेजमेंट हैंडल कर रही है और नए 53 सबस्टेशंस के ऑर्डर्स भी जल्दी फाइनलाइज होने वाले हैं। ये कंपनी हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट इरेक्शन एंड कमीशनिंग का भी काम करती है, जो 220 किलोवाट तक के पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स के लिए क्रिटिकल है। कंपनी की स्ट्रेंथ उसके प्रमोटर्स और लीडरशिप टीम में है। मिस्टर नटवर भाई करसन भाई राठौर और मिस्टर चिराग एन पटेल दोनों हाईली एक्सपीरियंस्ड और टेक्निकली क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं, जिन्होंने चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स को कॉन्सेप्चुअलाइज, इंक्यूबेट और नर्चर किया है। दोनों अपनी अलग अलग ऑपरेशनल स्ट्रेंथ्स लेकर के आए हैं, जो कंपनी की ग्रोथ और मार्केट पोजीशन को और स्ट्रॉन्ग बनाता है। साथ ही एक एक्सपीरियंस्ड बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी कंपनी को स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। अगर ओवरऑल देखा जाए तो चामुंडा इलेक्ट्रिकल्स अपने डाइवर्सिफाइड बिजनेस मॉडल, स्ट्रॉन्ग टेक्निकल एक्सपर्टीज और एक्सपीरियंस्ड लीडरशिप के साथ एक प्रॉमिसिंग प्लेयर के रूप में उभर रही है। ये लॉन्ग टर्म रेवेन्यू स्टेबिलिटी और पावर सेक्टर में अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाने की तैयारी में है। तो अब तक हमने उन आईपीओस की बात की जो या तो मार्केट में डेब्यू कर चुके हैं या फिर इस वीक लॉन्च होने वाले हैं, लेकिन अब हम बात करने वाले हैं वीक में ओपन हो रहे एसएमई आईपीओ की, जो कि है रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड 37.68 करोड़ रुपीस का फ्रेश इशू आईपीओ ला रही है, जो 6 फेब से 10 फेब 2025 तक सब्सक्राइब किया जा सकता है। अलॉटमेंट 11 फेब को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 13 फेब को होगी। आईपीओ का प्राइस बैंड 121 से 123 रुपीस पर शेयर है। मिनिमम लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया है। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड एक इंजीनियरिंग लेड कंपनी है, जो डिजाइन, डेवलपमेंट, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए कंप्लीट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी ड्राई मिक्स मोर्टार प्लांट्स, रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट्स, हाई कैपेसिटी सिलोस, आर्टिफिशियल सैंड प्लांट्स, वॉल पुट्टी प्लांट्स और कस्टमाइज्ड प्रोजेक्ट्स में एक्सपर्टीज रखती है। ये सॉल्यूशंस सीमेंट, कंक्रीट, क्रशिंग, कंस्ट्रक्शन एंड बिल्डिंग मटेरियल इंडस्ट्रीज की रिक्वायरमेंट्स को केटर करते हैं। कंपनी एंड टू एंड टर्न की सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जो कॉन्सेप्चुअलाइजेशन से लेकर के फाइनल इंस्टॉलेशन तक कवर करता है। साथ ही आफ्टर सेल्स मेंटेनेंस, एनुअल सर्विसिंग और बिजनेस कंसल्टेंसी भी देती है, जो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट और ऑटोमेशन में मदद करता है। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड ने 2022-23 में R&D स्टार्ट किया और 2023-24 तक कंटिन्यू किया, ताकि मशीन कंपोनेंट्स इन हाउस डेवलप किए जा सके, जिससे कॉस्ट सेविंग हुई और ग्रॉस मार्जिन्स इंप्रूव हुए। सिर्फ 2 सालों में कंपनी ने 35 प्लस प्रोडक्ट्स डेवलप किए, जो एफिशिएंसी बढ़ाने में मददगार रहे। 31 दिसंबर 2024 तक कंपनी के पास 13 डिजाइनिंग और 14 R&D एम्प्लॉइज हैं, जो कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस और प्रोसेस ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं। Siemens सॉलिड एज और ARES ऑटोकैड सॉफ्टवेयर का यूज डिजाइन और डेवलपमेंट के लिए होता है। इंडिया के अलावा नेपाल में भी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट किए गए हैं और पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स में 200 प्लस कस्टमर्स को प्लांट एंड मशीनरी सप्लाई हो चुकी है। अब कुछ बातें जो इस बिजनेस के रिलेटेड हमें ध्यान में रखनी चाहिए। रेडीमिक्स कंस्ट्रक्शन मशीनरी लिमिटेड का बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, जिसमें इक्विपमेंट परचेज, रिसोर्स प्रोक्योरमेंट, फैब्रिकेशन और इंस्टॉलेशन के लिए सिग्निफिकेंट अपफ्रंट इन्वेस्टमेंट लगता है, जो पेमेंट रिसीव होने से पहले इनकर होता है। बड़े प्रोजेक्ट्स या फिर डिलेड कॉन्ट्रैक्ट पेमेंट से वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट और बढ़ सकती है। कंपनी को बैंक गारंटीज, सिक्योरिटी डिपॉजिट्स और रिटेंशन मनी का भी ध्यान रखना पड़ता है, जो कि कैश फ्लो पे प्रेशर डालता है। पहले भी कंपनी नेगेटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लोस फेस कर चुकी है और अगर फ्यूचर में भी ऐसे कैश फ्लो इश्यूज आए तो उसके फाइनेंशियल्स और ऑपरेशंस पे नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी का बिजनेस सीजनल ट्रेंड्स से इंपैक्ट होता है, जिससे सेल्स में फ्लक्चुएशंस आते हैं और हर रिपोर्टिंग पीरियड के रिजल्ट्स डायरेक्टली कंपेरेबल नहीं होते। ये एक लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री में ऑपरेट करती है, जिसमें स्ट्राइक्स, वर्क स्टॉपेजेस, वेज हाइक्स जैसे वर्कफोर्स चैलेंजेस ऑपरेशंस को नेगेटिवली अफेक्ट कर सकते हैं। साथ ही स्किल्ड और अनस्किल्ड लेबर को रिक्रूट और रिटेन करना भी कॉम्पिटिटिव है। अब अगर कंपनी की फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से हैं। FY24 में 69.79 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस, 9.28 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY23 में 54.99 करोड़ की टोटल इनकम, 2.77 करोड़ का नेट प्रॉफिट और FY22 में 47.82 करोड़ की टोटल इनकम, 1.32
करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट हुआ है। चलिए अब देखते हैं अगली कंपनी जो कि है सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड 105.04 करोड़ रुपीस का आईपीओ ला रही है। इसका पूरा फंड कंपनी के पास जाएगा, यानी प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं है। आईपीओ 6 से 10 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 11 फरवरी को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग बीएसई एसएमई पर 13 फरवरी को होगी। प्राइस बैंड 181 से 191 रुपीस पर शेयर और मिनिमम लॉट साइज 600 शेयर्स का है। सोलेरियम ग्रीन एनर्जी लिमिटेड टर्नकी सोलर सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है, जिसमें डिजाइन, इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन, टेस्टिंग, कमीशनिंग, ट्रांसमिशन सिस्टम्स और ओएनएम शामिल है। कंपनी रेजिडेंशियल, कमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल, रूफटॉप और ग्राउंड माउंटेड और तो और गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स हैंडल करती है। टर्नकी सॉल्यूशंस के अलावा कंपनी सोलर पीवी मॉड्यूल्स, इन्वर्टर्स, एबीटी मीटर्स जैसे सोलर प्रोडक्ट्स भी बेचती है। 2018 में गुजरात में पॉलीक्रिस्टलीन सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट की, लेकिन अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉडल्स एंड मैन्युफैक्चरर्स कंप्लायंस इश्यूज के कारण फरवरी 2024 में मैन्युफैक्चरिंग बंद करना पड़ा। 10 अगस्त 2024 को कंपनी ने 99.99% स्टेक के साथ सोलर वेंचर्स एलएलपी एक्वायर किया, जो सिमिलर बिजनेस में ऑपरेट करती है। कंपनी टाइम बाउंड और कॉस्ट इफेक्टिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन के लिए जानी जाती है। 30 सितंबर 2024 तक कंपनी के पास 253 फुल टाइम एम्प्लॉइज हैं, जिनमें 12 इंजीनियर्स ओएनएम ऑपरेशंस पर फोकस्ड हैं। अब तक कंपनी 11,195 रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट्स, 172 सीएनआई प्रोजेक्ट्स और 17 गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुकी है। 31 दिसंबर 2024 तक 185.07 करोड़ रुपीस के 39 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें से 44.82 करोड़ रुपीस का रेवेन्यू रिकॉग्नाइज हो चुका है। 885.36 करोड़ रुपीस का गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए बिड्स सबमिट की गई हैं, जिसमें 825 करोड़ रुपीस के टेंडर्स पेंडिंग हैं और 60.35 करोड़ के प्रोजेक्ट्स में L1 बिडर बन चुकी है, लेकिन अभी तक लेटर ऑफ इंटेंट, लेटर ऑफ अवार्ड या वर्क ऑर्डर नहीं मिला है। अप्रैल 1 से दिसंबर 31, 2024 तक 4,910 नया रेजिडेंशियल रूफटॉप प्रोजेक्ट्स मिले, जिसमें से 2,689 कंप्लीट हो चुके हैं। कंप्लीटेड और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स गुजरात, जम्मू, सिलचार, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, अंडमान आइलैंड्स और लेह जैसे लोकेशंस में है। कंपनी का रेवेन्यू मेजरली गुजरात स्टेट पर डिपेंडेंट है, तो इकोनॉमिक, रेगुलेटरी या फिर एनवायरमेंटल इश्यूज का डायरेक्ट इंपैक्ट बिजनेस पे हो सकता है। फ्यूचर में एमएनआरई या किसी और गवर्नमेंट अथॉरिटी के नए रेगुलेशंस आने से कंपनी के ऑपरेशंस और कैश फ्लोस इंपैक्ट हो सकते हैं। कंपनी पास्ट में नेगेटिव कैश फ्लोस फेस कर चुकी है और ये चैलेंज फ्यूचर में भी हो सकता है। अगर कैश फ्लो इश्यूज कंटिन्यू करते हैं तो बिजनेस ऑपरेशंस, फाइनेंशियल कंडीशन और ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से किए हैं। FY24 में 177.8 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 15.58 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY23 में 98.92 करोड़ की टोटल इनकम और 1.73 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY22 में 167.8 करोड़ की टोटल इनकम और 2.05 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ। सम एनालिसिस of the top line and bottom line. So the bottom line has expanded suddenly. Why? अब यहाँ पर आप देख सकते हो कि कंपनी की सेल्स बहुत तेजी से बढ़ी है, लेकिन रॉ मटेरियल पर होने वाला खर्चा उसके मुकाबले काफी कम रहा है। इस वजह से कंपनी के प्रॉफिट और भी जबरदस्त तरीके से ऊपर गए हैं। थर्ड, एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड। सो एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड 78.07 करोड़ रुपीस का आईपीओ ला रही है। इसमें पूरा फंड कंपनी के पास जाएगा, यानी प्रमोटर्स का ऑफर फॉर सेल नहीं होगा। आईपीओ 7 से 11 फेब 2025 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 12 फेब को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग एनएससी एसएमई पर 14 फेब को होगी। प्राइस बैंड 123 से 130 रुपीस पर शेयर है और मिनिमम लॉट साइज 1000 शेयर्स का रखा गया है। एलिगेंस इंटीरियर्स लिमिटेड कॉर्पोरेट ऑफिसेस, R&D फैसिलिटीज, लेबोरेटरीज, एयरपोर्ट लाउंजेस, फ्लेक्सिबल वर्क स्पेसेस और कमर्शियल रिटेल स्पेसेस के लिए इंटीरियर फिट आउट सॉल्यूशंस प्रोवाइड करती है। कंपनी का गोल पैन इंडिया लेवल पर ऐसे स्पेसेस डिजाइन करना है जो एस्थेटिक और फंक्शनल दोनों एस्पेक्ट्स को एलिवेट करें। इनके सॉल्यूशंस बेयर शेल से लेकर फुल्ली फर्निश्ड कमर्शियल स्पेसेस तक कवर करते हैं। कंपनी डिजाइन एंड बिल्ड और जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग सर्विसेज ऑफर करती है। डीएनबी मॉडल में एलिगेंस इंटीरियर्स एंड टू एंड सॉल्यूशंस देती है, जिसमें डिजाइनिंग, शॉप ड्राइंग्स, रिसोर्स प्लानिंग, मटेरियल प्रोक्योरमेंट, प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, फाइनल वॉक थ्रू और पोस्ट प्रोजेक्ट सपोर्ट शामिल है। जीसी सर्विसेज के अंडर सिविल और इंटीरियर वर्क्स जैसे प्लम्बिंग, पेंटिंग, कारपेंट्री, मैकेनिकल वर्क्स जैसे डक्टिंग, इंसुलेशन, कॉपर पाइपिंग, एचवैक सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल वर्क जैसे वायरिंग, लाइट्स, फायर अलार्म, स्प्रिंकलर्स और फाइनल रिफाइनमेंट्स जैसे विंडो इंस्टॉलेशन, वॉल फिनिशिंग, फ्लोरिंग, फर्नीचर, ब्रांडिंग और क्वालिटी इंस्पेक्शन का कंप्लीट स्कोप होता है। एलिगेंस इंटीरियर्स का फोकस हाई क्वालिटी एग्जीक्यूशन और ऑप्टिमाइज्ड बजट सॉल्यूशंस देने पर रहता है। इसकी वजह से कंपनी के क्लाइंट्स के यूनिक नीड्स और एक्सपेक्टेशंस को केटर कर पाती है। पिछले 3 फाइनेंशियल ईयर्स
और सितंबर 30 2024 तक के 6 मंथ्स के पीरियड में वो 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट्स कंप्लीट कर चुकी है, जो 45 लाख स्क्वायर फीट से ज्यादा एरिया को कवर करता है। दिसंबर 31 2024 तक कंपनी के ऑर्डर बुक में 47 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं, जिनकी टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 434.86 करोड़ रुपीस है, जिसमें लगभग 40 लाख स्क्वायर फीट एरिया डेवलप हो रहा है। ये प्रोजेक्ट्स 12 सिटीज में स्प्रेड हुए हैं। कंपनी के पास इन हाउस और रिटेन्ड इंजीनियर्स, आर्किटेक्ट्स, डिजाइनर्स और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स की टीम है, जो थर्ड पार्टी कंसल्टेंट्स के साथ मिलकर के प्रोजेक्ट्स को टाइमली और एफिशिएंटली कंप्लीट करते हैं। एलिगेंस इंटीरियर्स का फोकस नई प्रोजेक्ट्स को बिड करना और एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स से रिपीट ऑर्डर्स सिक्योर करना है। फिस्कल ईयर 2022, 23 और 24 में और सितंबर 30 2024 के 6 मंथ पीरियड में रिपीट क्लाइंट से रेवेन्यू 80.18%, 70.76%, 89.62% और 61.31% था। कंपनी का डाइवर्स क्लाइंट बेस है, जो आईटी, मैन्युफैक्चरिंग, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फार्मास्यूटिकल्स, एफएमसीजी, ऑयल एंड गैस, एजुकेशन, रियल एस्टेट, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिन्यूएबल एनर्जी जैसे सेक्टर्स को रिप्रेजेंट करता है। एलिगेंस इंटीरियर्स इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल का फाउंडिंग मेंबर भी है, जो इंडिया में सस्टेनेबल बिल्डिंग प्रैक्टिस को प्रमोट करता है। चलिए अब कंपनी के बारे में थोड़ा ध्यान में रखने वाले पॉइंट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, कंपनी का रेवेन्यू ना सिलेक्टेड क्लाइंट से ही आता है। अगर कोई बड़ा क्लाइंट चला गया है या फिर ऑर्डर्स रिड्यूस करे तो बिजनेस और ग्रोथ इंपैक्ट हो सकती है। कंपनी का बिजनेस ज्यादातर महाराष्ट्र में कॉन्सेंट्रेटेड रहा है। पॉलिसीज, लॉज या इकोनॉमिक कंडीशंस में कोई भी बदलाव आता है, वहां तो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और ऑपरेशंस पर बुरा असर पड़ सकता है। कंपनी के प्राइसिंग, टर्म्स और पेमेंट साइकिल्स फिक्स्ड होते हैं और काफी कॉन्ट्रैक्ट्स फिक्स्ड रेट बेसिस पर होते हैं। अगर रॉ मटेरियल प्राइसेस बढ़ जाएं तो कंपनी प्राइस रीनेगोशिएट नहीं कर सकती, जिससे प्रॉफिट मार्जिन्स इंपैक्ट हो सकते हैं। ये एक वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, जिसमें एडवांस फंडिंग की जरूरत होती है, जबकि क्लाइंट से पेमेंट डिले से मिलता है। पिछले कुछ सालों में कंपनी नेगेटिव कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेशंस एक्सपीरियंस कर चुकी है। कंपनी अपनी रेवेन्यू का एक बड़ा हिस्सा टेंडर्स और ई ऑक्शंस के थ्रू कमाता है। अगर वो टेंडर्स सिक्योर ना कर पाई तो बिजनेस और प्रॉफिटेबिलिटी पर सिग्निफिकेंट नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डाला जाए तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी ने टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से दिखाए हैं। FY24 में 223.08 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और 12.2 करोड़ रुपीस का नेट प्रॉफिट। FY23 में 191.17 करोड़ की टोटल इनकम, 10.31 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY22 में 155.34 करोड़ की नेट इनकम और 5.09 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। फोर्थ, चंदन हेल्थकेयर लिमिटेड। चंदन हेल्थकेयर का 107.38 करोड़ का आईपीओ 10th Feb 2025 से ओपन होगा, 12th Feb 2025 को क्लोज होगा। इसमें फ्रेश इशू 44.52 लाख शेयर्स का है, जिसमें 70.79 करोड़ रेज होंगे और ऑफर फॉर सेल 23 लाख शेयर्स का है, जो 36.57 करोड़ का होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट 13 फरवरी को फाइनलाइज होगा और लिस्टिंग 17 फेब को NSE SME पर होने की उम्मीद है। प्राइस बैंड 151 से 159 रुपीस पर शेयर किया गया है और मिनिमम लॉट साइज 800 शेयर्स रखा गया है। चंदन हेल्थकेयर एक डायग्नोस्टिक सर्विसेज प्रोवाइडर है, जो नॉर्थ इंडिया, खासकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में काफी एक्टिव है। ये पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज देती है। कंपनी के 3 मेन एस्पेक्ट्स जो ध्यान में देने लायक हैं, वो है नेटवर्क, सर्विसेज और टेस्ट। नेटवर्क की बात करें तो चंदन हेल्थकेयर के पास एक फ्लैगशिप लेबोरेटरी, 9 सेंट्रल लेबोरेटरीज, 27 सैटेलाइट सेंटर्स और 300 प्लस कलेक्शन सेंटर्स हैं, जिससे इसका डायग्नोस्टिक नेटवर्क काफी स्ट्रॉन्ग है। सर्विसेज के अंदर पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, फार्मेसी और होम कलेक्शन सर्विसेज शामिल हैं, जिससे लोगों को एक ही जगह पर कंप्लीट हेल्थ केयर सॉल्यूशंस मिलते हैं। टेस्ट्स की बात करें तो कंपनी अपने पोर्टफोलियो में 1496 अलग अलग टेस्ट्स ऑफर करती है, जो हेल्थ मॉनिटरिंग और डायग्नोसिस के लिए यूज होता है। चंदन हेल्थकेयर हब एंड स्पोक मॉडल पे काम करती है, जिसमें सैंपल्स अलग अलग लोकेशन से कलेक्ट होकर के सेंट्रल लैब्स में भेजे जाते हैं, जहां उनका प्रॉपर एनालिसिस होता है। कंपनी की मेजर रेवेन्यू पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज से आते हैं। चंदन हेल्थकेयर के पास NABL और NABH एक्रेडिटेड लैब्स हैं, जो इनकी क्रेडिबिलिटी बढ़ाते हैं। ये प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स और होम कलेक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं, जो पैंडेमिक के बाद और भी पॉपुलर हो गए हैं। अगर रेवेन्यू ब्रेकअप देखा जाए तो 47% प्रोडक्ट सेल से, 34.22% पैथोलॉजी सर्विसेज और 18.77% रेडियोलॉजी सर्विसेज से आता है। ये डिस्ट्रीब्यूशन दिखाता है कि पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज के साथ साथ कंपनी की प्रोडक्ट सेल्स भी एक बड़ा रेवेन्यू सोर्स है। एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इस बिजनेस की है, जो हमें जरूर गौर करना चाहिए, और वो है बदलते कंट्रीब्यूशन फ्रॉम B2B और B2C। अगर आप ध्यान दें तो B2B से FY22
FY22 में सिर्फ 44.17% कंट्रीब्यूट हुआ था और FY25 के फर्स्ट 9 मंथ्स में वो कंट्रीब्यूशन बढ़कर के 62.31% हो गया है। साथ ही अगर B2C पे ध्यान दे तो उसी पीरियड में B2C का कंट्रीब्यूशन 55.83% से घट के 37.69% आ गया है। अभी तक तो सब पॉजिटिव बात हमें देख ली, अब थोड़ा रिस्क और रेड फ्लैग्स पर भी नजर डाल लिया जाए। तो सबसे पहला रिस्क जिस पे आपको खासकर गौर करना चाहिए वो है कस्टमर कंसंट्रेशन रिस्क। जी हाँ, टॉप 10 कस्टमर्स FY25 के 9 मंथ्स में 58% ऑफ रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं, लेकिन आप स्क्रीन पे दिखाए हुए RHP के स्निपेट के हाइलाइटेड पोर्शन पे ध्यान दोगे तो आपको समझ में आएगा कि टॉप 2 कस्टमर्स ही 50% से ऊपर का बिजनेस देते हैं कंपनी को। अब कोई भी कारण से उनमें से एक कस्टमर भी चला जाए या फिर बिजनेस बंद कर दे तो इसका इंपैक्ट सीधा चंदन हेल्थ केयर की फाइनेंशियल हेल्थ पे होगा ना। दूसरा बड़ा रिस्क है ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन रिस्क। आपको शायद अभी तक नहीं पता होगा कि कंपनी की 99% रेवेन्यू सिर्फ उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से आती है। आमतौर पे तो ये दोनों स्टेट्स अभी काफी ग्रोथ पाथ पे हैं, मगर बिजनेस में इतना कंसंट्रेशन बिजनेस सस्टेनेबिलिटी के लिए थोड़ा सा रिस्की बन जाता है। तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क जिस पर आपकी नजर जरूर जानी चाहिए वो है एक सिग्निफिकेंट रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन। जैसे कि आप देख सकते हैं कि चंदन हेल्थ केयर हर साल जो रेवेन्यू जनरेट करता है ना, उसका लगभग 30% उनकी एक ग्रुप कंपनी चंदन हॉस्पिटल लिमिटेड से आता है। ये एक बहुत ही बड़ा रिस्क हो जाता है। हालांकि अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि बाद में भी नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं इसके फाइनेंशियल्स की। तो अब अगर आप गौर करें तो कंपनी ने ऑलमोस्ट सारे मेट्रिक्स में जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। अगर आप FY24 से FY23 के नंबर्स को कंपेयर करें तो रेवेन्यू 29% ईयर ऑन ईयर से ग्रो हुआ है। साथ ही साथ EBITDA मार्जिन और पैट मार्जिन में भी जबरदस्त इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। EBITDA मार्जिन FY23 के 6.77% से बढ़ के FY24 में 14.78% हो गया। पैट मार्जिन भी सेम पीरियड में 2.62% से बढ़ करके 9.26% हो गया। और अगर हम FY25 के 9 मंथ्स के नंबर्स पर गौर करें तो चाहे रेवेन्यू हो, EBITDA हो या फिर पैट हो, सभी नंबर्स FY24 के 12 मंथ्स के नंबर्स के लगभग बराबर ही हैं। इसका मतलब है कि FY25 के फुल ईयर में भी ग्रोथ बहुत अच्छी एक्सपेक्टेड है। इन्वेस्टर्स को अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए कि कंपनी ऐसे रेट से ग्रो करती है या फिर नहीं। फिफ्थ, PS राज स्टील्स लिमिटेड। सो नेक्स्ट इन लाइन PS राज स्टील्स का IPO है। चलिए फटाफट से इस IPO को डिटेल में देख लेते हैं। ये IPO 28.28 करोड़ का बुक बिल्ट फ्रेश इशू है। IPO 12 से 14 फरवरी 2025 तक ओपन रहेगा। अलॉटमेंट 17 फरवरी को फाइनलाइज होने की उम्मीद है और लिस्टिंग 19 फरवरी को NSE SME पर हो सकती है। प्राइस बैंड 132 से 140 रुपीस पर शेयर रखा गया है, जिसमें इन्वेस्टर्स को बिड करना होगा। रिटेल इन्वेस्टर के लिए मिनिमम लॉट साइज 1000 शेयर्स का है। नवंबर 2004 में इनकॉर्पोरेट हुई PS राज स्टील्स लिमिटेड स्टेनलेस स्टील पाइप्स एंड ट्यूब्स की लीडिंग मैन्युफैक्चरर और सप्लायर में से एक है। ये कंपनी इंडिया में फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील बिजनेसेस में काउंट होती है। और यही नहीं, कंपनी के पोर्टफोलियो में 250 प्लस स्टैंडर्ड साइजेस अवेलेबल हैं। मतलब हर कस्टमर के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज्ड सॉल्यूशंस प्रोवाइड करने में भी एक्सपर्ट है। PS राज स्टील्स के कस्टमर्स सिर्फ ट्रेडर्स ही नहीं बल्कि मैन्युफैक्चरर्स भी हैं जो कई इंडस्ट्रीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये कंपनी फैब्रिकेशन और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के लिए टॉप क्वालिटी स्टेनलेस स्टील प्रोडक्ट्स बनाती है जो मल्टीपल इंडस्ट्रीज में यूज होते हैं। चलिए आइए देखते हैं इंडस्ट्री वाइज क्लासिफिकेशन ऑफ रेवेन्यू। तो जैसे कि आपने देखा कि ट्रेडर होलसेलर वाले कंपनी की सेल्स का 80 से 90% ले लेते हैं, पर धीरे धीरे बाकी सेक्टर्स में भी यूसेज बढ़ रहा है। इसलिए FY24 से H1 FY25 तक ट्रेडर होलसेलर का कंट्रीब्यूशन 90% से घट के 80% हो गया है, क्योंकि बाकी सेक्टर्स में कंपनी के प्रोडक्ट्स डायरेक्टली यूज होने लग गए हैं। कंपनी का जिंदल स्टेनलेस लिमिटेड के साथ स्ट्रॉन्ग टाई अप है जो कॉस्ट एडवांटेज और रिलायबल रॉ मटेरियल सप्लाई इंश्योर करता है। GSL का प्लांट सिर्फ 25 किलोमीटर दूर होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अल्ट्रा लो रहती है और रॉ मटेरियल हमेशा अवेलेबल होता है, तो प्रोडक्शन में कोई डिले का झंझट नहीं। इसका सीधा फायदा कंपनी को लो कॉस्ट प्रोडक्शन, कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग और बेटर प्रॉफिटेबिलिटी के रूप में मिलता है, जो ग्रोथ को और तेज करता है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट रिस्क भी है। PS राज स्टील्स अपने 95% रॉ मटेरियल की सप्लाई सिर्फ एक सप्लायर JSL से सोर्स करता है। अगर JSL किसी भी वजह से सप्लाई डिले करते हैं, कैंसिल करते हैं या उनके बिजनेस में कोई डिस्ट्रप्शन, स्ट्राइक या फिर लॉक आउट होता है, तो इसका सीधा इंपैक्ट PS राज स्टील्स के ऑपरेशंस और प्रॉफिटेबिलिटी पर पड़ सकता है। इनफैक्ट कंपनी के पास JSL के साथ कोई लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है जो रॉ मटेरियल की कंटीन्यूअस सप्लाई को इंश्योर करे। इस वजह से कंपनी सप्लाई डिस्ट्रप्शंस, प्राइस हाइक्स या फिर अनफेवरेबल सप्लाई टर्म्स के रिस्क से हमेशा एक्सपोज रहती है, जो प्रोडक्शन शेड्यूल्स को नेगेटिवली इंपैक्ट कर सकता है। कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट रॉ मटेरियल प्राइसेस, स्पेशली HR कॉल और CR कॉल के प्राइस फ्लक्चुएशंस पर डिपेंड करती है। इन मटेरियल्स की प्राइस वोलेटिलिटी से प्रोडक्शन कॉस्ट और तो और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस दोनों पर सिग्निफिकेंट इंपैक्ट पड़ सकता है। स्टेनलेस स्टील शीट्स, CR कॉल्स और HR कॉल्स के प्राइसेस बार-बार बदलते रहते हैं और इनको कंट्रोल करने वाले फैक्टर्स कंपनी के हाथ में नहीं होते हैं। PS राज स्टील्स लिमिटेड के
किसी भी कस्टमर के साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स नहीं है। अगर एक या फिर ज्यादा मेजर कस्टमर्स चले जाते हैं या फिर डिमांड रिड्यूस होती है तो इसका कंपनी के बिजनेस पर नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। कंपनी का बिजनेस वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव है, साथ ही ट्रेड रिसीवेबल्स और तो और इन्वेंट्रीज कंपनी के करंट एसेट्स का सिग्निफिकेंट पार्ट है। अगर इनका प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं होता है तो नेट सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो और लिक्विडिटी पर बुरा असर पड़ सकता है। अब अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पर नजर डालें तो पिछले 3 फिस्कल ईयर्स में कंपनी के टोटल इनकम और नेट प्रॉफिट कुछ इस तरीके से हैं। FY24 में 297.74 करोड़ का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, 6.38 करोड़ का नेट प्रॉफिट। FY23 में 225.42 करोड़ की टोटल इनकम, 3.65 करोड़ का नेट प्रॉफिट और FY22 में 179.71 करोड़ की टोटल इनकम और 3.57 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है। इज देयर एनी रीजन फॉर द सडन राइज इन नेट प्रॉफिट्स? वेल, कुछ ज्यादा ही सडन राइज नहीं दिख रहा है प्रॉफिट्स में। दरअसल ये जादू हुआ रॉ मटेरियल के एक्सपेंसेस की वजह से। कंपनी की सेल्स काफी तेज बढ़ गई है लेकिन उसके कंपैरिजन में रॉ मटेरियल का खर्चा उतना नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि कंपनी ज्यादा कमा रही है पर कम खर्च कर रही है, जिस वजह से प्रॉफिट तेज बढ़ गए हैं। तो कैसा लगा आपको इस एसएमई सीरीज का ये वीडियो? तो हर बार की तरह दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस एपिसोड से कुछ एक्शनेबल इंफॉर्मेशन मिली हो। अगर आप एसएमई आईपीओस को समझना चाहते हैं और मार्केट में आगे रहना चाहते हैं तो ये सीरीज आपके लिए ही है। वेल, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, नोटिफिकेशन बेल दबा दीजिए और हर हफ्ते हमारे साथ जुड़िए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.